पूर्व मुख्यमंत्री, लंबे समय तक राज्यसभा में रहे नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के एक समय के वरिष्ठ नेता और अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उस 8 मेंबर कमेटी का सदस्य बनाया है, जिस 8 मेंबर की कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक देश एक चुनाव पर चिंतन मंथन करें और बताएं कि क्या यह संभव है कि हम एक देश और एक चुनाव के फॉर्मूले पर आगे बढ़ सके। देश में 1967 तक एक देश एक चुनाव था। 1967 में जब कुछ राज्यों की सरकारें गिराई गई, उसके बाद देश का माहौल और देश का मिजाज भी बदल दिया गया और उसके बाद एक देश एक चुनाव वाली प्रथा खत्म हो गई और फिर लोकसभा के चुनाव अलग समय पर और बाकी राज्यों में चुनाव अलग समय पर। उसका नुकसान यह कि अरबों रुपया चुनाव कराने पर लग जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है यह होगा नहीं। लेकिन इसके बीच में आज एक पैनल बनता है। इस पैनल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, पूर्व फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह हैं, उसके अलावा लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप हैं, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे हैं और उसके अलावा पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी हैं। ये 8 लोग हैं, जिन 8 लोगों का ये पैनल है, जो 8 लोगों का पैनल इस पर चिंतन मंथन करेगा कि क्या इस देश में एक चुनाव और क्या इस देश में एक देश एक चुनाव का मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद के इस पैनल में आने के बाद राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा, मुझे लगता है इस पर गुलाम नबी आजाद ने खुद भी चिंतन मंथन नहीं किया होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उन्हें किसी पैनल का हिस्सा बनाया गया है, पहले उनसे स्वीकृति ली गई होगी, उन्हें फोन किया गया होगा और उनसे पूछा गया होगा कि हम आपको फलानी पैनल में रख रहे हैं, क्या आप रहेंगे। और उसके बाद जब खुद प्रधानमंत्री आपको किसी पैनल में रखें तो विपक्षी दल कल से ही शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है ये कहना कि हम तो पहले से कह रहे थे कि डीपीएपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब आप देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद को पैनल में रखा है, जबकि ना वो इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, ना लोकसभा के सदस्य हैं, और जो जिस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं उस पार्टी का वो एक क्षेत्रीय दल है, कोई राष्ट्रीय पार्टी, कोई नेशनल पार्टी नहीं है, बल्कि एक रीजनल आउटफिट है। एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के नेता को इतना मान सम्मान आखिरकार क्यों? और भी कई नेता हैं जो नेता लोकसभा के सदस्य थे और इस्तीफा दिया। तारिक हमीद करा की मिसाल है। तारिक हमीद करा घाटी से लोकसभा के सदस्य थे, कार्यकाल बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, वो किसी पैनल में नहीं है। अन्य कई नाम हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं कई कांग्रेस के, उनके नाम नहीं है। पूर्व डिफेंस मंत्री, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फॉरेन मिनिस्टर कई हैं जो हैं, लेकिन उनके नाम जो हैं इस पैनल में नहीं है। जाहिर सी बात है, सरकार ने चुनना है, सरकार किसी को भी चुन सकती है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि गुलाम नबी आजाद के पास जितना एक्सपीरियंस है एक नेता के तौर पर, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, और जितने लंबे समय तक वो खुद सांसद रहे हैं, उसमें उनकी काबिलियत, उनकी एलिजिबिलिटी पर कोई शक नहीं। यानी अगर वो कांग्रेस के नेता भी होते तो शायद इस समय वो नेता प्रतिपक्ष होते, और नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ में शायद वो उनका नाम प्रधानमंत्री उस कोटे से भी डाल देते कि इन्हें पैनल में जरूर रखा जाए। और ये भी कोई अचरज वाली बात नहीं। राज्यसभा के जब जिस समय सांसद थे गुलाम नबी आजाद, उस समय भी वो अपनी वाणी को और अपनी तकरीर को इस तरह का रखते थे जिससे सरकार को कहीं पर भी यह महसूस नहीं होता था कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर निजी वार कर रहे हैं।
यानी आप सरकार की पॉलिसीज पर, प्रोग्रामों पर आप जितना मर्जी उतना कटाक्ष करिए, लेकिन जब आप निजी जीवन के ऊपर और एक नेता के निजी काम करने के तरीके के ऊपर आघात करते हैं, हमला करते हैं, तो फिर सारी के सारे का सारा सिलसिला जो है वो बदल जाता है। अब मसला यह कि गुलाम नबी आजाद के इस पैनल में होने के लिए एलिजिबिलिटी उनकी है, क्वालिफिकेशन भी उनकी है, काबिलियत भी उनकी है और सांसद हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। एक बेहतरीन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। कानून के जानकार हैं, सब जानते हैं, और वरिष्ठ नेता हैं, ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो राजनीति उन्होंने जम्मू कश्मीर में शुरू की है और जिन क्षेत्रों में गुलाम नबी आजाद जाकर प्रचार कर रहे हैं, क्या उन क्षेत्रों में लोगों को गले से नीचे ये उतरेगा कि गुलाम नबी आजाद को प्रधानमंत्री ने फला पैनल में रखा है? और क्या विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस जहां से गुलाम नबी आजाद आए हैं, क्या विपक्षी दल चुप रहेंगे इस मामले के ऊपर? क्या वो इसका बवाल नहीं बनाएंगे? और क्या राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में होगा कि नहीं होगा? इन तमाम चीजों पर डीपीएपी के नेताओं को गंभीरता के साथ सोच विचार करना चाहिए, इससे पहले कि गुलाम नबी आजाद इस पैनल की सदस्यता को कबूल करें और पैनल का के मेंबर हो जाएं और वन नेशन वन इलेक्शन पर सोच विचार करना शुरू करें। वो इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में राजनीति करनी है और जम्मू कश्मीर की राजनीति में लोगों के सामने अपनी बात लेकर जानी है, आप जानते हैं यहां विपक्षी दलों के पास सबसे खतरनाक हथियार क्या है। यानी विपक्ष आपको इस बात पे काउंटर नहीं करेगा कि आप काम कितना अच्छा करते हैं, इस बात पे भी काउंटर नहीं करेगा कि आप कितने बेहतरीन नेता हैं, इस बात पर भी काउंटर नहीं करेगा कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के समय में आपने ट्रिपल शिफ्ट में काम कराया था, बल्कि वो ढूंढते हैं कोई ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे में धर्म आ जाए, समुदाय आ जाए, बीजेपी आ जाए। जैसे मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जब मौका मिलता है तो वो भी कुछ मुद्दे ढूंढ लेते हैं जिन मुद्दों के ऊपर वो राजनीति करते हैं। इसी तरीके से विपक्ष भी अब ऐसे ही मुद्दों की तलाश में रहता है जिन मुद्दों के ऊपर विपक्ष घेर सके उन नेताओं को जो नेता जम्मू कश्मीर में राजनीति, नई राजनीति करने के लिए आए हैं। अब देखना यह होगा कि गुलाम नबी की आजाद की उन्हें आज पैनल का मेंबर बनाया गया है। कल अलग अलग राजनीतिक दलों के इस पर रिएक्शन क्या आते हैं, कैसे देखते हैं वो गुलाम नबी आजाद के वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में हिस्सेदारी को।